तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है राउल्स लॉ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, और ऐसा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब जैसे ये सरफेस है वाटर मॉलिक्यूल की, ये वाटर की सरफेस है, यहाँ से जो वेपर बनेंगे वो ही इस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं वाटर और इथेनॉल में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा ना उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करें इथेनॉल की तो इथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है देन वाटर, तो इथेनॉल के वेपर ज़्यादा बनेंगे और इथेनॉल का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें अब जैसे इथेनॉल और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की स्मेल हमें बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो ज़्यादा एवोपरेट होगा और सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बस यही प्रेशर है वेपर प्रेशर। अब वाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। अब हम बात कर रहे हैं सल्यूट की। सल्यूट जैसे मैंने कहा वाटर सल्यूट है, इथेनॉल सल्यूट है। तो अगर वाटर की हम बात करें तो ये प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें अगर मैं सल्यूट डाल दूं, सल्यूट मतलब मैं सॉल्ट डाल दूं, NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये अगर मैं सॉल्ट डाल दूं इसमें या शुगर मॉलिक्यूल डाल दूं, तो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के साथ एवोपरेट नहीं होते। अब ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के साथ एवोपरेट नहीं होंगे वो वाटर की सरफेस पर आ जाएंगे और वाटर के एवोपरेट होने में रुकावट पैदा करेंगे, और इस वजह से जो सल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सल्यूशन से हमेशा ज़्यादा ही होगा क्योंकि सल्यूट मॉलिक्यूल अपर लेयर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब जैसे प्योर सॉल्वेंट की हम बात करें तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो PA0 है दैट इज ग्रेटर देन PA। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो बिकॉज सल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज अपर लेयर, ये अपर लेयर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिससे कम वेपर बनते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ मैथमेटिकली। अब देखो राउल्स ने क्या कहा। राउल्स ने कहा कि भाई एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सल्यूट वो है जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा मात्रा में। अब राउल्स ने यहाँ बोला कि जब मैं दो वोलेटाइल सल्यूट लूँगा, दो वोलेटाइल सल्यूट मतलब दोनों एवोपरेट हों, जैसे वाटर एंड इथेनॉल, जैसे बेंजीन और टॉलिन, अगर हम दोनों वोलेटाइल सल्यूट लें तब हम राउल्स लॉ लगा सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक वोलेटाइल सल्यूट लिया A और दूसरा वोलेटाइल सल्यूट लिया B। अब A का वेपर प्रेशर, प्योर A का वेपर प्रेशर हो जाएगा PA0। PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A कंपोनेंट, और PB0 हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B कंपोनेंट। तो A का वेपर प्रेशर PA0, B का वेपर प्रेशर PB0। अब A और B दोनों को मिक्स करेंगे, यहां हम A और B दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहां पर जो A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा XA दैट इज Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, और यहां B का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा XB दैट इज NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। देखो राउल्स ने कहा क्या, राउल्स ने बहुत सिंपल सी बात कही कि भाई ये A और ये दो हमारे पास वोलेटाइल सल्यूट है, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे। अब जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे, जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ओवरऑल उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर राउल्स ने बहुत सिंपल सी बात कही कि PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि अब A और B दोनों एवोपरेट होने वाले। देखो पहले वेपर प्रेशर PA0 था, प्योर A का वेपर प्रेशर PA0 है, प्योर B का वेपर प्रेशर PB0 है, लेकिन जब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो A और B एक दूसरे के रास्ते में आएंगे जिससे A भी कम एवोपरेट होगा, B भी कम एवोपरेट होगा, और ये
पी ए और पी बी इज वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सोल्यूशन। ये पी ए और पी बी क्या है, ये सोल्यूशन के ऊपर के ए और बी के वेपर प्रेशर है। तो यहां पर ये जो पी ए है वो पी ए नॉट से कम होगा, यहाँ जो पी बी है वो पी बी नॉट से कम होगा। यही बात कही राउल्स लॉ ने कि बोले इस सोल्यूशन में जिसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। मतलब अगर ए के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा, ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा तो ए के ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर तो ज़्यादा प्रेशर। तो राउल्स ने बोला पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो यहां से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी ए नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो जो एक्स ए और एक्स बी का सम है वो होता है 1। तो यहां पर जो एक्स ए की वैल्यू आनी है वो आनी है 1 से कम, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1 से कम। तो यहां पर पी ए नॉट की वैल्यू पी ए से ज़्यादा ही होगी और पी ए की वैल्यू पी ए नॉट से कम होगी क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो जैसे देखो मान लो एक्स ए की वैल्यू 0.8 है, तो ये 0.8 अगर पी ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो ये सामने वाले को पी ए नॉट, इस पी ए को जो पी ए की वैल्यू आएगी वो पी ए नॉट से कम ही आएगी। अब यहां पर ये बात हो गई पी ए की। अब बात करते हैं पी बी की, तो पी बी हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। अब अगर B के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो B के वेपर्स ज़्यादा, और B के वेपर्स ज़्यादा तो V का वेपर फ्रैक्शन भी ज़्यादा। अब ये होगा सेकंड के मोल फ्रैक्शन, सॉरी सेकंड का वेपर प्रेशर, B का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर। PA PB मतलब सोल्यूशन के ऊपर के वेपर प्रेशर, PA नॉट PB नॉट मतलब इंडिविजुअल के वेपर प्रेशर। अब P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB। अब P टोटल हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और यहां पर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, और एक्स बी को मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए यहां पुट करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आएंगे इस पर बेस्ड। अब यहां पर कभी कभी देखो वेपर फ्रैक्शन पूछने लगता है। वेपर फ्रैक्शन क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन जो है ये सोल्यूशन के अंदर की बात है। ठीक है, जो सोल्यूशन में डिसॉल्व है वहां से हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। अब वेपर फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वेपर फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वाई ए। वाई ए मतलब पी ए का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। दिस इज वेपर फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर फ्रैक्शन ऑफ B इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई बी से, पी बी का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, ये होगा वाई बी। तो यहाँ वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो वेपर फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वेपर फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बात समझ में आई। तो राउल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रहा। एक्सप्लेन राउल्स लॉ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अब देखो जैसे मैंने बताया कि राउल्स लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। जो मोल फ्रैक्शन ए के हैं वो डिसाइड करेंगे कि वेपर फ्रैक्शन ए का कितना होगा। अगर ए के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो ए का वेपर फ्रैक्शन ज़्यादा। अब पॉइंट की बात समझना, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। अब एक्स ए की वैल्यू 1 है, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो वहां पी ए किसके बराबर होगा, पी ए नॉट के बराबर होगा। ये देखो एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0, यहां पर वेपर प्रेशर ए का मैक्सिमम होगा दैट इज पी ए नॉट। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर 1 हो गया, एक्स ए 0 हो गया। अब
एक्स बी की वैल्यू अगर 1 है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा पी बी नॉट। अब देखो इसमें से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर बी ज्यादा वोलेटाइल होगा ए के कंपैरिजन में, ये ज्यादा आसानी से एवोपरेट हो रहा होगा, इस वजह से इसके वेपर्स ज्यादा है। तो इस तरीके का ये ग्राफ आएगा। अब समझना, देखो यहां पर x इक्वल टू 1 है और धीरे 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 x से कम हो रहा है और फाइनली x से 0 हो रहा है और x भी बढ़ रहा है। तो यहां पर ये जो वेपर प्रेशर ऑफ A है PA, ये मैं PA का ग्राफ मानता हूं, ये PB का है, PA हो जाएगा PA नॉट XA और PB हो जाएगा PB नॉट XB। तो ये हो जाएगा PA नॉट XA। अब देखो क्या होगा, ये जो XA की वैल्यू है ये धीरे 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 कम हो रही है, तो अब XA की वैल्यू कम हो रही है तो PA भी कम हो रहा है। यहां पर XB की वैल्यू बढ़ रही है तो PB भी बढ़ रहा है। XB 0 से 1 हो रहा है तो ये देखो, और यहां पर ये मैक्सिमम हो जाएगा और टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यही फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। अब P टोटल, PA हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। Which type of deviation is shown by the solution formed by mixing cyclohexane and ethanol? ये रहा साइक्लोहेक्सेन और ये रहा इथेनॉल। इथेनॉल में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये होता है पोलर, वहीं साइक्लोहेक्सेन होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो अब देखो एल्कोहल, ये एल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये नॉन पोलर है। अब इनको अगर हम आपस में मिक्स करें तो ये मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ये पोलर है, नॉन पोलर है। ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल करने वाले, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। अब ऐसे में वॉल्यूम बढ़ जाएगी, डेल्टा V पॉजिटिव होगा और डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ? अब निगेटिव डेविएशन का, जैसे मैं एक कंटेनर में लेता हूं एसीटोन, एसीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो CH3 एंड CH3, और दूसरे में लेता हूं क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब इन दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं सोल्यूशन। निगेटिव डेविएशन, अब जैसे मैंने इसका 10 ml लिया, इसका 5 ml लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए? 15 ml आ जाना चाहिए, लेकिन 15 नहीं आ रहा है, आप सपोज करो 14.9 ml आ रहा है। मतलब वॉल्यूम जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, उससे कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि A और B एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वजह से वॉल्यूम कम आ रही है। अब ये अट्रैक्शन का कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म, और यहाँ ये आपस में क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से इनका वॉल्यूम हो रहा है कम। तो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। ए और बी अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और प्रोसेस भी होगी एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ? तो यहाँ पर ए और बी के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रीजन है फॉर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। देखो जब भी राउल्स लॉ के सवाल करने, ए और बी इधर लिख लो। अब PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज 450 mm ऑफ Hg। फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B दैट इज PB नॉट, और ये दिया है 700 mm ऑफ Hg। ठीक, अब
ये टेम्परेचर दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर लिक्विड ए एंड बी, दोनों के वेपर प्रेशर दिए हैं। फिर उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर दिया है 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखो इसका मोल फ्रैक्शन मैं XA मान लेता हूं और इसका मोल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूं XB। अब टोटल वेपर प्रेशर P टोटल होगा PA प्लस PB, और P टोटल मैं पुट कर देता हूं 600, PA हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो P टोटल 600, PA नॉट 450 XA प्लस PB नॉट 700, और XA प्लस XB होता है 1, तो मैं XB को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस XA, तो मैं XB को लिख दूंगा 1 माइनस XA। अब इस 700 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA। अब इस XA को मैं इधर ले जाता हूं, 700 माइनस 700 XA, नहीं XA को नहीं, मैं 700 को इधर ले जाता हूं, 600 माइनस 700 और 450 XA माइनस 700 XA, ये हो जाएगा 50 60 250 XA, और ये माइनस 250 XA और ये माइनस 100, तो माइनस 100 माइनस 250 XA, माइनस 700 ज़्यादा है ना इसलिए माइनस आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये ज़ीरो, तो यहाँ पर XA क्या हो जाएगा, यहाँ पर XA की वैल्यू हो जाएगी 10/25, 10/25 को मैं लिख सकता हूँ 0.4, तो यहाँ पर XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया 0.4, वहीं XB क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6, लेकिन ये आया XA और XB। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था कि भाई XA और XB क्या है, जो वाटर है उसके अंदर का मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। मतलब ये जो लिक्विड मिक्सचर था इसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल चुके, XA का आ गया 0.4 और XB का आ गया 0.6, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज की कंपोजिशन निकालो। अब वेपर फेज की कंपोजिशन मतलब Y होता है PA डिवाइडेड बाई PA प्लस PB, ये होता है Y, और YA प्लस YB भी होता है 1। अब Y असल में है क्या, ये A और B ऊपर एवोपरेट होंगे, अब A का वेपर प्रेशर PA और B का PB, तो YA क्या हो जाएगा PA डिवाइडेड बाई PA प्लस PB, और YB हो जाएगा PB डिवाइडेड बाई PA प्लस PB, ठीक है। अब यहां पर YA निकालना है, अब PA क्या हो जाएगा, PA निकाल लेते हैं, 450 PA नॉट XA इंटू 0.4, 4/10, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18, 180 आ गया PA। चलो PB निकालते हैं, PB नॉट 700 इंटू 0.6, तो 6/10, 6 7 जा 42, 420, ठीक है। ये PA ये PB, अरे दोनों को ऐड करोगे 600 ही तो आएगा P टोटल, ये जो करा था हमने। तो अब हमने PA PB निकाल लिया, अब PA को यहाँ पुट कर देते हैं 180 डिवाइडेड बाई 600, 0 0 6 3 जा 18, ये आ गया 0.3, तो YA आ गया, मतलब YA मतलब ये वेपर फ्रैक्शन है, पूछा है वेपर फेज में फ्रैक्शन क्या है A और B का, वेपर फेज का फ्रैक्शन मतलब YA एंड YB है, तो YA आ गया 0.3 और YB हो जाएगा 0.7, और YA प्लस YB का सम हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन दिया है, टू लिक्विड्स X एंड Y on mixing forms an ideal solution at 30 degree centigrade.
द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई। देखो हम एक्स और वाई को ना अभी से ए और बी मान के चलते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पी ए नॉट कर रखा है, एक्स ए कर रखा है, यहाँ पर पी बी नॉट है, ये एक्स बी है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होते हैं। हम एक्स को ए मान लेते हैं, वाई को बी मान लेते हैं। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल एक्स एंड 1 मोल वाई। तो अब यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4 और इसका क्या हो जाएगा 1/4 और यहां पर टोटल वेपर प्रेशर दिया है 550 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर उसने बोल रहा है 3 मोल एक्स, देखो इसके 3 और y का कितना 1 मोल, तो टोटल मोल 3/4। वैसे ही इसके मोल कितने आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो अब यहां पर ये हो गया 550 पी ए नॉट इंटू 3 प्लस पी बी नॉट इंटू 1 और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 4। तो इस 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू 2200। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन थस फॉर्म्ड बट व्हेन 4 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई। मतलब एक मोल फ्रैक्शन आएगा 4/5 और दूसरा आएगा 1/5। ऐसा करने पर टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 560। तो टोटल वेपर प्रेशर में लिखता हूं 560। अब एक्स से क्या है 4/5, तो 4/5 पी ए नॉट प्लस 1/5 पी बी नॉट। ये सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड कंडीशन, जब 4 मोल्स और 1 मोल्स ले रहे हैं तब की कंडीशन। इसके पहले जब 3 और 1 ले रहे थे तब हमने ये इक्वेशन निकाल दी। अब इसको निकालते हैं, एक काम करते हैं 5 कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 26 27 28, 28 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये हुई फर्स्ट और ये हुई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। 2200 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, 2800 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। 2200 वाले में 3 and 1 और उसमें 4 and 1, 3 1 and 4 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको माइनस कर ले। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पी ए नॉट वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा -600। ये 2800, ये 2200, 600 का डिफरेंस है, तो यहाँ पी ए नॉट आ जाएगा 600 mm ऑफ Hg। तो ये आ गया अपने पास पी ए नॉट। अब पी ए नॉट की वैल्यू कहीं एक में पुट करके आप पी बी नॉट निकाल लो। 2200 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। अब पी बी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो 2200 इज इक्वल टू 3 इंटू 600 प्लस पी बी नॉट, ये हो जाएगा 1800। तो 2200 माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू पी बी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा 400। तो पी बी नॉट इज इक्वल टू 400। अब पी ए नॉट हो गया और पी बी नॉट हो गया। तो ये अपना आंसर आ गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई इज 600 mm of Hg and 400 mm of Hg।
इज राउल्स लॉ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन? नहीं, राउल्स लॉ केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए वैलिड है। आइडियल सोल्यूशन जैसे बेंजीन टॉलिन, हेप्टेन ऑक्टेन, ठीक है, तो इस तरह के जो सिमिलर सोल्यूशन है ये उनके लिए वैलिड है।